पेज नंबर है आपका 112, 111 पेज नंबर ओपन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा था, जो इसके लेखक हैं। आज जो है हम लेसन डिस्कस करेंगे भारत माता। तो इसमें क्या बताया गया है बेटा कि जब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है जलसों में जाते थे, जुलूसों में जाते थे, तो लोग भारत माता की जय बोलते थे। होता है ना ऐसा कि लास्ट में जब भी मतलब मीटिंग खत्म होती है या जुलूस या जलसा खत्म होता है तो भारत माता की जय बोलते थे। तो एक बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनसे पूछते हैं लोगों से, जैसे भी उनका समूह इकट्ठा हुआ था, कि बेटा ये जो भारत माता होती है ये क्या होती है। तो लोग उनका क्या आंसर देते हैं और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके बारे में क्या बताते हैं, आज जो है इस लेसन में ये डिस्कस होगा आपका भारत माता। इसलिए जो पाठ का नाम है वो रखा गया है भारत माता। अक्सर जब बताऊंगी इसके बारे में भी, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं एक जलसा या जुलूस कंप्लीट करके दूसरे में जाता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। कि जैसे मेरा आज यहाँ पर जलसा है, कल दूसरी जगह है, तो वहां जाकर जो है मैं भारत के लोगों से भारत के बारे में विचार विमर्श करता था, चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है कि भारत जो है एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत मतलब शुद्ध, और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे कि जब मैं शहर की तरफ जुलूस या जलसों में जाता तो मैं उनसे भारत के बारे में कम जिक्र किया करता था, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा सयाने समझते थे, शहर के लोग, और उन्हें दूसरे ही किस्म के गिजा की जरूरत थी कि वो इस बात पर, गिजा मतलब डिस्कशन, उनको इस प्रकार की डिस्कशन जो है पसंद नहीं होती थी। तो जब मैं शहर की साइड जाता था तो मैं जो है मतलब इस प्रकार के भोजन की, गिजा का मतलब है भोजन या खुराक कह सकते हैं आप, लेकिन क्या है कि वो इस प्रकार की बात सुनना, लेकिन अगर हम यहाँ अर्थ लगाएं तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकार की बातें सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी, उन्हें दूसरे ही प्रकार की खुराक चाहिए थी, दूसरे ही प्रकार की बातें उन्हें पसंद थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था। लेकिन जब मैं ऐसे एरिया में जाता था कि जो किसान, महदूद का मतलब है यहाँ पर सीमित, कि किसान इतनी ब्रॉड जो है भारत के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते थे। अब जैसे किसान है वो अपने एरिया के बारे में जानता है, लेकिन वो ये नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों में भी घूम कर आता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो दूसरे क्षेत्रों की तो उसे जानकारी नहीं होती ना, अपने क्षेत्र में जहां वो खेती कर रहा है उसकी उसे जानकारी होती है। तो कहता है कि भारत के बारे में जो है, जो किसान है उनका नजरिया सीमित था। भाई वो तो अपने इस छोटे से एरिया को ही भारत समझते थे जहां वो खेती कर रहे हैं, या उनका आसपास का एरिया है कि यही भारत है। अब जो शहर के लोग थे, जो जॉब करते थे, वे तो इधर उधर घूमते रहते थे, उन्हें तो पता है कि भाई सारा जो है, सारे राज्य मिलकर भारत बनता है। लेकिन उस समय, जिस समय ये लेसन लिखा गया, उस समय तो किसानों की सोच और भी बहुत लो थी। तो जिनका नजरिया महदूद था, महदूद क्या बताया है बेटा मैंने, सीमित, और क्या वर्ड आया था एक, गिजा, गिजा होती है खुराक,
मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो कहता है जब मैं किसानों से इस बहुत बड़े देश की चर्चा करता, उस समय हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। जल से जुलूस इसी के लिए निकाले जा रहे थे, भारत की आजादी के लिए। तो कह रहा है जिसकी आजादी के लिए हम कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुड़े होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। तो मैं किसानों से इस विशाल भारत के बारे में बातें करता था जब मैं जल से जुलूसों में जाता था, कि जैसे यहाँ हमारा भारत चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन फिर भी जो है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की बातें जो है मैं किसानों से करता। कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसले मतलब मामले, जो उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण मीन्स दक्षिण, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा थे मतलब एक जैसे थे। कि जो किसान है वो तो ये सोचते थे कि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हमारा भारत एक जैसा है। उन्होंने ये नहीं पता उन्हें कि हमारे भारत में एक होते हुए भी बहुत सारी विविधताएं हैं। युग सा का क्या मतलब है? यहाँ पर यक सा का मतलब है एक जैसा। और स्वराज्य का भी जिक्र करता, और जब मैं उनके सामने स्वराज्य का भी जिक्र करता कि हमारे देश पर अपना अधिकार हो, हमारा स्वराज्य, कि जैसे अब अंग्रेज राज कर रहे हैं तो हमारे देश पर अपना हमारा राज्य होना चाहिए। मैं उनसे स्वराज्य की भी बात करता, मैं उनको भारतवर्ष के बारे में भी बताता कि हमारा भारत जो है कितना बड़ा है और कैसे कैसे यहाँ विविधता है, जातिगत, भाषागत और भौगोलिक, प्राकृतिक सारे प्रकार की विविधताएं हैं। वो किसानों को समझाते थे कि ये नहीं है कि आपकी जो ये भूमि है यहाँ पर उपजाऊ है, तो भारत के दूसरे हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र भी है जहां फसल किसी प्रकार की पैदा ही नहीं होती, कहीं बहुत पठारीय प्रदेश भी हैं। तो इस प्रकार मैं उनको भारत की विविधताओं के बारे में बताता और स्वराज्य के लिए भी उनको जागृत करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। कि स्वराज्य का जब मैं उन्हें जिक्र करता तो स्वराज्य तो सबके लिए था, कोई किसी एक नए किसान के लिए था और नए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए था। मैं उत्तर पश्चिमी छोर में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता। तो वो कहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसानों से क्या बातचीत करते थे कि मैं उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम में हमारा टॉप में खैबर दर्रा पड़ता है, उससे लेकर और जहां कन्याकुमारी तक पूरा भारत कवर हो जाता है, खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक मैं अपनी यात्रा का उन्हें पूरा हाल बताता था। कि जब वहां खैबर दर्रे में जाते हैं तो किस प्रकार की वहां भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार का जनजीवन है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं सारी बातें जो है किसानों से डिस्कस करता था, और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी। और जहां भी मैं जाता, चाहे मैं उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर लास्ट में कन्याकुमारी तक जाता, तो सभी किसानों की एक ही समस्याएं थी, क्योंकि उस समय सभी गरीबी से जूझ रहे थे। तो किसानों की किसी की ये बस, अब किसानों की क्या समस्याएं हो सकती हैं? पानी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, कर्ज से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो कहता है कि मतलब जहां भी जिस भी क्षेत्र में मैं जाता तो किसानों की जो समस्याएं थी वो एक जैसी थी। फसलों के रेट भी बेटा एक जैसे ही, मतलब अगर वहां के कंप्लेंट करेंगे तो दूसरे हिस्से के भी कंप्लेंट करेंगे रेट के बारे में। ये तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत कम है, हरियाणा में। तो कहता है कि ज्यादातर जो तकलीफें हैं किसानों की एक जैसी ही होती थी। यानी गरीबी, कर्जदारी, जो मैं बातें कर रही थी वही आ गई ना। तो किसानों की समस्याएं क्या थी भाई? एक तो गरीबी, दूसरा कर्जदारी, कि हम साहूकारों से कर्ज लेते हैं और उस पर ब्याज बढ़ता चला जाता है जिसे हम जीवन भर नहीं चुका पाते। तो अपनी जब समस्याएं बताते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से किसान, तो वो यही समस्याएं बताते थे, गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, कि भाई एक बार हम पूंजीपति के जाल में फंस जाते हैं तो हम जीवन भर
नहीं निकल पाते कि ये पूंजीपति जो बड़े बड़े जो है जो बड़े बड़े क्षेत्र के मालिक हैं उन पर क्या था, जैसे पहले अब हमारा जैसे अब भूमि का बंटवारा है, उस समय ऐसा नहीं था। जो भूमि थी उसके मालिक थे पूंजीपति, और किसान सिर्फ उन पर क्या था कि उन पर एक जैसे कि वो दिहाड़ी पर काम करते थे, उनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। उन्हें तो सिर्फ ये था कि खाने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था, सारी फसल पूंजीपतियों के पास जाती थी, वही उस बड़े जो है फर्म के मालिक होते थे पूंजीपति। तो कहता है कि पूंजीपतियों का जो शिकंजा उन पर कसा हुआ था उसे खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार की जो शिकायतें थी वही होती थी किसानों की, जवाहरलाल नेहरू जी जब उनसे बात करते थे। जमींदार महाजन, जो बड़े बड़े जमींदार थे, महाजन थे, जो ब्याज पर जो ऋण देते थे उनको कहा जाता है महाजन। कड़े लगान, और जो कर उन पर लगाए हुए थे, टैक्स लगाया हुआ था, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था, ये समस्याएं थी उनकी। और सूद, सूद ब्याज ही होता है, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। महाजन, पूंजीपति, पुलिस, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और किसान का बहुत अधिक शोषण हो रहा था उस समय। उस डड्ढे के साथ, डड्ढे मतलब ये पूरा जो शिकंजा था, पूंजीपति, जमींदार, महाजन, इसको कहा गया है डड्ढा। बोझ मतलब जो ये किसान पर जो ये बोझ था पूरा का पूरा, इन सभी आदमियों का डड्ढा होता है। इस डड्ढे के साथ, इस बोझ के साथ उसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, एक विदेशी सरकार, अंग्रेजी सरकार, कि ये सारा बोझ जो है किसानों पर किसने लाद रखा था? अंग्रेजी सरकार ने, विदेशी सरकार ने। और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, वही सभी जो है किसान इस से छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग मेरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ हैं। तो कहता है कि अब किसानों को तो सिर्फ अपनी ही समस्याएं दिखती थी। तो कहता है मैं सोचता था कि भाई ये देश के बारे में सोचे। अब वो देश के बारे में क्या सोचेंगे जब भूखे मर रहे हैं? देश के बारे में तो तभी सोचेंगे जब उनकी अपनी समस्याएं थोड़ी बहुत कम होंगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, झुंझ होता है बेटा भाग, हिस्सा, खंड, झुंझ, झुंझ। तो कहता है कि मैंने इस बात की कोशिश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कि ये देश के बारे में सोचें जिस देश का वे भी एक हिस्सा है, क्योंकि अगर किसान नहीं फसल उगाएगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये भी इस चीज से ऊपर उठें और देश के बारे में सोचे जाने, इसलिए मैं उनसे पूरे देश के बारे में जिक्र करता था, लेकिन वो बेचारे अपनी ही समस्याओं में उलझकर रह जाते थे। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाली कशमकशों का जिक्र भी करता था। भाई मैं उनसे, उनके सामने देश की नहीं विदेश की बातों भी, विदेशों की बातें भी करता था कि यदि हमारा देश आजाद हो गया तो विदेशों जैसी फैसिलिटी होंगी, विदेशों में कौन कौन सी सुविधाएं जो है किसानों को दी जा रही हैं। तो मैं उनको सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं बताता था, बल्कि मैं विदेश के बारे में भी बताता था। विदेश के बारे में जहां तक मैं घूमा था, फिरा था, जो मुझे ज्ञान था, मैं उसकी भी जो है जानकारी देता था। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 115। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। मैं उन्हें जो है यूएसए के बारे में भी बताता कि किस प्रकार उसमें चेंजेस आए हैं, तब्दीलियां, और मैं जो है अमेरिका के बारे में भी बताता कि किस प्रकार जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, विकसित देश बन चुका है, कैसे उसने तरक्की की है। यदि हम भी इस प्रकार करेंगे तो हमारा देश भी डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश होगा। यह काम
मिसप्रिंट है बेटा, क्या है आपके इसमें काम के बाद? इधर मिसप्रिंट है ये शब्द, क्या है? यह आश्वासन, यह काम के बाद क्या शब्द है? इधर लेके आना। यह काम था, आसान न था। ठीक है, ठीक। यह काम आसान न था, लेकिन जैसे मैंने समझ रखा था वैसे मुश्किल भी नहीं था। कि भी अपने देश को विकसित करना इतना आसान नहीं था, बहुत समय लग जाता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता जैसा मैंने सोच रखा है। यदि हम किसी बात को ठान लेते हैं, चाहे वो कितनी मुश्किल भी क्यों न हो, होकर रहता है। तो कहता है कि अपने देश को एक विकसित देश बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। वैसे मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हम हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। तो कहता है इसकी वजह यह थी, क्या वजह थी कि ये काम हमें मुश्किल नहीं लग रहा था, अपने देश की उन्नति करना, प्रगति करना, उसे एक विकसित देश बनाना, ये काम हमें मुश्किल नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि जो हमारे पुराने महाकाव्य हैं, पुराण हैं, उनकी कथा कहानियां हैं, जिन्हें हमने खूब पढ़ा है, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। वही हम अपनी इमेजिनेशन में अपने एक विकसित देश की कल्पना कर चुके थे। क्योंकि पहले जो हमारा देश, जैसे हमने सुना था कि सोने की चिड़िया है था, इतना मतलब आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ देश था, जैसा हमने अपने देश के बारे में पढ़ा है, तो हम वैसे ही देश की इमेजिनेशन करने लगे थे। तो यह काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार का देश हम चाहते हैं वैसा हमारी कल्पनाओं में पहले ही है, जैसा कि हमने अपने देश के बारे में वेदों में, पुराणों में, महाकाव्यों में पढ़ा है। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा की जिन्होंने की है, कई बार जब उनसे डिस्कशन होती थी, तो वो भी कहते थे कि हमारे जो देश में है, सब प्रकार के स्रोत हैं। हमारे यहाँ भूमि उपजाऊ भी है, पहाड़ी भी है, सब प्रकार का मौसम मिलता है, तो हम क्यों प्रगति नहीं कर सकते? जिन्होंने चारों धाम की यात्रा की थी, उन लोगों से भी मेरी बात होती थी। हमें पुराने सिपाही मिल जाते हिंदुस्तान के चारों कोनों पर, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धामों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी, उनसे भी मेरी बात होती थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कि जो 1930 में आर्थिक मंदी आई थी विदेशों में, तो उनकी जब मैं उनसे बातचीत करता कि आप इस आर्थिक मंदी से कैसे उभरे, तो जब वो इस आर्थिक मंदी से उभरने के उपाय बताते, तो मुझे भी अपने देश की तरक्की की बात समझ में आ जाती कि हम भी जो है इस जो है गरीबी से उभर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जुल्म में जलसे में पहुंचता, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता, कि जोरदार आवाजें आती जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, भारत माता की जय। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे में उनका क्या मतलब है। तो जब वो भारत माता की जय बोलते, तो मैं उनसे पूछता कि इस नारे का क्या मतलब है। तो वो कहते, यह भारत माता कौन है? मैं उनसे पूछता लोगों से, जब वे भारत माता की जय का नारा लगा, ये भारत माता कौन है जिनकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, हैरानी होती उन लोगों को, और वे कुछ जानना, कुतूहल मीन्स उत्सुकता होती कुछ जानने की, कि ये हमें शायद भारत माता के बारे में कुछ नया बताएंगे। कुतूहल होती है उत्सुकता, ताज्जुब होता है हैरानी। तो कहता है कि मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। जब उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देना आता किसानों ने, जब मैं उनसे पूछता है भारत माता कौन है, तो अब वो उसकी तरफ मुंह देख रहा होता, वो उसका मुंह देख रहा होता, और कुछ मेरी तरफ भी देख रहे होते कि शायद पंडित जी इसका आंसर दे दें, हमें तो पता नहीं है भारत माता कौन है।
क्योंकि उस टाइम बेटा बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि अनपढ़ता भी थी, गरीबी भी थी और लोग इतना मतलब नॉलेज भी नहीं थी उस समय। तो उन्हें इस शब्द का पता ही नहीं था। बस वो जय तो बोल देते थे, नारा तो लगा देते थे, लेकिन वो ये नहीं पता था उनको कि भारत माता से मतलब क्या है। अब भारत माता का वो तो यही मतलब लगा निकालते थे कि जो ये हमारी धरती माता है, जहां हम रह रहे हैं, वही भारत माता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसका अर्थ उन्हें समझाते हैं। तो देखिए, मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने क्या हुआ कि जो एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया। तो क्या कहते कि जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, वो जाट क्या जवाब देता है कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? तो फिर वो कहता है, जाट जो था उसने जवाब दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि भारत माता हमारी धरती है। तो कहता है, कौन सी धरती है वो जो तुम्हारी भारत माता है, मुझे ये तो बताओ, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की धरती या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है? भाई मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे गांव की धरती है वही तुम्हारी भारत माता है, या पूरे राज्य की धरती भारत माता है, या पूरे देश की धरती भारत माता है? अब पजल कर दिया उसको और ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस तरह जवाब जो है सवाल जवाब चलते रहे, यहां तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जब वे दुखी हो जाते, भाई अब एक का आंसर दे देते, वो कह देते कि जी हमारे उसकी धरती, फिर उससे वो अगला सवाल कर देते, तो वो बेचारे दुखी हो जाते जवाब देते देते। तो कहते जी आप ही बताओ इसका आंसर। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। तो कहता है कि जो तुम भारत माता का अर्थ लगा रहे हो ना, कि भाई अजीज क्या होता है? प्रिय, प्रेमी, अजीज मित्र, प्रिय मित्र। तो क्या कहता है कि तुम लोग जो भारत माता का अर्थ मुझे बता रहे हो ना, वह भी ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो वो ठीक है, लेकिन मैं और भी उन्हें समझाने की कोशिश करता कि जो तुमने समझ रखा वो तो भारत माता का अर्थ है ही, लेकिन इससे भी आगे है भारत माता का अर्थ। क्या समझाता वो? कि जो हमारे नदी हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं, जो हमें अन्न देते हैं, वे सभी हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब है इन लोगों की जय। तो क्या अर्थ समझाया कि जो भारत के सारे लोग हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, भूमि है, सब कुछ जो है भारत माता है, और जो भारत के लोग हैं वो भी भारत माता है। और जब तुम भारत माता की जय बोलते हो तो जो है सारे भारतवासियों की जय बोली जाती है उसमें। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। अंश मीन्स एक हिस्सा हो, कि तुम भी भारत माता के हिस्सा हो एक। यदि वो तुम्हारी माता है तो तुम उसके बेटे हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे, क्योंकि सभी से जुड़कर भारत माता बनी है, किसी एक पर्टिकुलर अंश से भारत माता नहीं बनी। तो कहता है तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। तो कहता है कि जैसे जैसे मेरे विचार उनकी समझ में आते, किसानों की जो अनपढ़ थे,
गरीबी से परेशान थे, तो जैसे जैसे मैं उन्हें ये बातें बताता, उनकी समझ में आ जाती, तो उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों में खुशी झलकती, खुशी दिखाई देती कि हाँ, हमें कुछ नई बात का पता चला है। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, ऐसी खुशी उनकी आंखों में दिखाई देती कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो, कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर ली हो। तो इस पाठ का जो है बेटा आज हमारा जो लेसन है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। भारत की चर्चा जो है नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की जो चर्चा है नेहरू जी कब और किससे करते थे? कब करते थे और किससे करते थे बेटा? क्या पढ़ा आपने पाठ में? हाँ जी, शिवम बताएगा खड़ा होके। नेहरू जी जो है भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? कब करते थे और किससे करते थे, ये बताओ। वेरी गुड। किस से, ये भी बताओ, किस से? कब का तो आंसर आपने दे दिया, जलसों में जाते थे, लेकिन चर्चा किससे करते थे वो बताइए आप। चर्चा किससे करते थे वो? कौन थे वो लोग? अभी तो इतना डिटेल पढ़ा है हमने। भारत के किसान थे वो, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र था वो अपने आप को ज्यादा सयाने समझते थे, वेरी गुड, कि वो ये सोचते थे, क्योंकि उनको पता भी होता था देश के बारे में, क्योंकि वो इधर उधर जो है घूमते रहते थे या बाहर जाते थे, उनकी जॉब थी या कुछ भी था, बिजनेस था, तो उन लोगों को फिर भी जानकारी थी, इसलिए वो जो है नेहरू जी के विचार ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते थे। तो नेहरू जी इनकी चर्चा किससे ज्यादा पसंद करते थे करना? किसानों से। वो उनके भोलेपन को देखकर भी जो है इम्प्रेस थे कि ये लोग कितने भोले भाले हैं, अभी तक इनको इतनी भी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार जो है नेहरू जी, क्या वो तो इलाहाबाद में जन्म हुआ था, कल हमने पढ़ा था बेटा। इलाहाबाद में, ये तो एक बहुत अमीर परिवार से थे, इनकी शिक्षा दीक्षा भी बाद में इंग्लैंड में ही हुई है, बहुत अमीर परिवार से थे ये, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्लियर हो गया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? कुशल आप बताओ बेटा। हाँ, डिटेल बताइए मुझे, क्या जो आप एग्जाम में लिखोगे वो बात बताइए। क्या पजल करते थे, किस प्रकार क्वेश्चनिंग होती थी? हाँ जी, क्या था बेटा? चलो अच्छी बात है, सिट डाउन कुशल। क्या था कि जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न किया करते थे? तो जब भी नेहरू जी जलसों में जाते थे तो लोग भारत माता की जय का नारा लगाते थे। तो जब भारत माता की जय का नारा लगाते थे तो नेहरू जी उनसे पूछते थे कि यह भारत माता कौन है? और जब वो एक दूसरे के मुंह को ताकते थे या नेहरू जी की तरफ देखते थे, तो उनमें से एक किसान ने उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है। तो फिर जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारे जिले की धरती, या तुम्हारे सूबे की धरती, या पूरे हिंदुस्तान की धरती? तो जब वो ये बातें जब चल रही होती हैं तो वह उनको और भी जो है ज्यादा जो है विस्तार पूर्वक बताता है कि जो भारत माता है वो क्या है, कि हम सब लोग भी भारत माता है, भारत के जो निवासी हैं, भारत की पेड़ पौधे नदियां धरती
सब कुछ जो है भारत माता है। इस प्रकार जो है वो लोगों को विस्तृत जानकारी देते थे। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? आर्यन बताएगा बेटा, क्यों पूरी दुनिया के बारे में किसानों से क्यों जिक्र करते थे? निखिल, नेहरू जी के लिए पूरी दुनिया के बारे में या पूरे भारतवर्ष के बारे में बताना किसानों के लिए आसान क्यों था? क्यों बता पाते थे वो किसानों को? अब मैं आपसे पूछूंगी कि नहीं इंग्लैंड के बारे में बताओ, एक सेकेंड। तो जब आप वहां गए ही नहीं हो तो तो कैसे बताओगे? तो जवाहरलाल नेहरू जी क्यों बता पाते थे? क्योंकि वहां की यात्राएं, सभी प्रदेशों की यात्राएं उन्होंने की हुई थी। तो डिटेल में क्या है कि नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को दुनिया के बारे में बताते थे, विदेशों के बारे में भी वो जानकारी देते थे। क्यों दे पाते थे? क्योंकि वहां का उन्होंने भ्रमण किया था, यात्राएं की थी। क्योंकि अगर नहीं जा पाएंगे हम कहीं तो वहां की जानकारी देना इतना आसान नहीं होता। हाँ जी, वेरी गुड। महाकाव्य और पुराणों से भी, क्योंकि उन्होंने अपने देश के महाकाव्य और पुराण पढ़े थे। अब जो उस समय किसान थे वो तो अनपढ़ थे, तो उन्होंने जो है किताबें पढ़ी थी देश के बारे में, इसलिए भी वो जो है बता पाते थे। दूसरा, उन्होंने जो है बड़े बड़े जो तीर्थ यात्री थे उनसे भी बात करते थे वो, तो इसलिए वो किसानों को ज्यादा डिटेल बता पाते थे। तीसरा, कुछ सिपाही जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे तो उनसे भी वो विदेशों के बारे में बात करते थे। 1914 में हुआ था शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस समय जो सिपाही बचे हुए थे, जहां भी जो भी उन्हें मिल जाता था तो वह उनसे भी जो है विस्तार पूर्वक बातें करते थे। इसलिए वे किसानों को जो है विस्तार पूर्वक भारत के बारे में, दुनिया के बारे में बता पाते थे। और जो आर्थिक मंदी थी उसके कारण जो दूसरे मुल्कों से भी वो जानकारी लेते थे कि किस प्रकार आप उबर पाए हो इस आर्थिक मंदी से। जो 1930 में आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में भी जो है विदेशों से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे? निखिल बताओ, अभी बताया मैंने क्वेश्चन का आंसर। भारत माता का अर्थ किसान क्या बताते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? क्या बताते थे भारत माता का अर्थ को? निखिल बताएगा। बेटा मैं क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुकी हूँ, भारत माता का अर्थ किसान क्या बताते हैं? आर्यन बताओ बेटा, भारत माता का अर्थ किसान क्या बताते थे? स्टार्टिंग में मैंने यही बात की है और फिर नहीं, आपका ध्यान नहीं है निखिल क्लास में। आर्यन आप बताओ, भारत माता का अर्थ क्या बताते थे किसान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? कुशल? हाँ जी, भारत माता हमारी धरती है। और इस और क्या, एक जाट ने उत्तर दिया है उसको कि भारत माता जो है हमारी धरती है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी पूछते हैं कि कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारे सूबे की धरती, तुम्हारे देश की धरती या विदेश की धरती? कौन सी धरती? बेटा आपने लेसन ढंग से पढ़ा ही नहीं, आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो यहाँ पर। एक जाट ने उसे उत्तर दिया था जब उसने ये पूछा था सबसे पहले कि भारत माता से क्या अभिप्राय है, तो एक किसान ने उसे उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो अब तो हमने किसान की अवधारणा पढ़ी है कि किसान क्या सोचते थे, तो भारत माता की के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? अभी हमने डिटेल में पढ़ा था कि भारत माता की अवधारणा से मतलब नेहरू जी की जितने भी लोग हैं भारत के, या पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पर्वत जो भी है, वो सारा सब कुछ मिलाकर भारत माता है। हर किसान भारत माता का अंश है। नेक्स्ट है बेटा 6th क्वेश्चन आपका कि
आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? देखो हमने पढ़ा था ना, कौन सी समस्याएं थी आजादी से पहले किसानों की बेटा? यस, वेरी गुड। गरीबी है, कर्जदारी है, पूंजीपतियों के शिकंजे हैं, महाजन हैं, और लगान की भी समस्या उनको सहन करनी पड़ती थी। पुलिस के अत्याचार थे और ब्याज था, और ऊपर से विदेशी शासन के भी अत्याचार थे, अंग्रेजों के भी अत्याचार उन्हें सहन करने पड़ते थे। तो आजादी से जो पूर्व किसानों की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज तो लेसन भी हो गया है, छोटा सा था, और हमारे क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है बेटा।